गायत्री कॉलेज सांचौर द्वारा संचालित क्लास बीएससी थर्ड ईयर की सब्जेक्ट बॉटनी के इस लेक्चर्स में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मिड के बारे में। इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर, वाहक या वेक्टर का सामान्य परिचय। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी को हम पढ़ रहे हैं। और जब हमें एक कोशिका से दूसरी कोशिका में या किसी वांछित कोशिका में किसी वांछित जीन को स्थानांतरित करने की आवश्यकता पड़ती है, उसके लिए हमें जीन ट्रांसफ़र मेथड का प्रयोग करना पड़ता है। और उसी जीन ट्रांसफ़र मेथड के रूप में हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल जीन ट्रांसफ़र मेथड में वेक्टर को। तो आज हम पढ़ेंगे कि वेक्टर के रूप में प्लाज्मिड का क्या रोल है, प्लाज्मिड को सबसे अधिक जीन स्थानांतरण के लिए वेक्टर के रूप में उपयोग में लिया जाता है, इसके क्या कारण हैं और प्लाज्मिड की संरचना कैसी होती है। तो प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है, तो इसकी अलग अलग डेफिनेशन दी जाती है कि an extra chromosomal self-replicating structure found in bacterial cells that carry genes for a variety of functions not essential for the cell growth। जीवाणु कोशिका में पाई जाने वाली वो डबल स्ट्रैंड जिसमें डबल स्ट्रैंड डीएनए सर्कुलर स्ट्रक्चर जिसमें सेल्फ रेप्लिकेटिंग की कंडीशन पाई जाती है, हम उसको प्लाज्मिड कहते हैं। और ये प्लाज्मिड चूँकि डीएनए में पाया जा जीवाणु कोशिका में पाया जाता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, नॉन जेनेटिकल होता है, इसलिए उस जीवाणु कोशिका की ग्रोथ पर इस डीएनए का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो सिंपल भाषा में कह सकते हैं हम कि प्रोकैरियोटिक कोशिका या जीवाणु कोशिका में पाए जाने वाले द्विरुजुकी अनानुवांशिक एवं वर्तुल डीएनए को प्लाज्मिड कहते हैं। और ये प्लाज्मिड कभी भी उस सेल की ग्रोथ के लिए आवश्यक नहीं होता है। प्लाज्मिड में क्या क्या क्षेत्र पाए सकते हैं, मेन पार्ट क्या होता है, तो उस प्लाज्मिड में एक सेलेक्टिबल मार्कर जीन होना चाहिए जिसे रूपांतरित कोशिका को अरूपांतरित कोशिकाओं से आसानी से पहचाना जा सकते हैं। रेप्लिकेशन करने के लिए उसमें खुद का एक प्रोमोटर साइट होना चाहिए। उसमें कई स्थान पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के कार्य करने के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट पाई जाना जरूरी होता है। उस प्लाज्मिड में एक ऐसा क्षेत्र पाया जाता है जहाँ पर हम किसी भी जीन को स्थानांतरित कर सकते, आसानी से कर सकते हैं। रेप्लिकेशन करने के लिए प्लाज्मिड में एक निश्चित स्थल होता है जिसको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। इसकी सहायता से ये आसानी से रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेशन साइट की अनुपस्थिति में प्लाज्मिड कभी भी परपोषी कोशिका में रेप्लिकेशन नहीं करता है। प्लाज्मिड में एक या एक से अधिक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन होना जरूरी है। ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन ही उस जीवाणु कोशिकाओं को एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड पाया जाता है तो उसका मुख्य कारण ही यही है, क्योंकि प्लाज्मिड अनानुवांशिक होने के कारण ये उसकी ग्रोथ को और मेटाबॉलिज्म रिएक्शन को रेगुलेट नहीं करता। लेकिन प्लाज्मिड में पाए जाने वाले एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन जिनके द्वारा उत्पादित प्रोटीन एंटीबायोटिक के प्रभाव को समाप्त करता है, जिसके फलस्वरूप बैक्टीरिया की ग्रोथ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन पाया जाना प्लाज्मिड का मुख्य लक्षण माना जाता है। इसकी अनुपस्थिति में वो प्लाज्मिड जीन को तो स्थानांतरित कर सकता है, लेकिन ऐसी प्लाज्मिड युक्त कोशिकाएं एंटीबायोटिक की प्रेजेंस में सर्वाइव नहीं कर सकती। प्लाज्मिड किस प्रकार से कार्य करता है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये एक प्लाज्मिड है। इस क्षेत्र पे जो ग्रीन कलर की स्टिक्स दिखाई देती है वो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है। हम उसी स्थान पर किसी जीन को नहीं जोड़ सकते हैं। हम
फॉरेन डीएनए को, जो कि हमारे पास में ये एक खंड बना हुआ है, ये फॉरेन डीएनए भी जाती डीएनए, इसे हमें किसी परपोषी कोशिका से हमने आइसोलेट किया हुआ है। इसमें पाए जाने वाले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के स्थल और प्लाज्मिड में पाए जाने वाले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट एक समान होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम EcoR फर्स्ट नामक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से प्लाज्मिड को ट्रीट कर रहे हैं, उपचारित करते हैं, तो उसी EcoR से इस फॉरेन डीएनए खंड को भी ट्रीट करते हैं। एक ही प्रकार का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होने के कारण ये प्लाज्मिड में और फॉरेन डीएनए को इस प्रकार से काटते हैं कि दोनों के पूरक खंड बन जाते हैं। और इस फॉरेन डीएनए के खंड को अब हम इस प्लाज्मिड के टूटी हुई जगह से, जहाँ से वो रेस्ट्रिक्शन साइट बनी हुई, उस स्थान पर उसको जोड़ते हैं। EcoR फर्स्ट के द्वारा स्टिकी एंड का निर्माण होने के कारण फॉरेन डीएनए और प्लाज्मिड में भी स्टिकी एंड का निर्माण करता है, चिपचिपे सिरों का निर्माण करता है। इन चिपचिपे सिरों पर पूरक क्षारक पाए जाने के कारण ये आसानी से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद में ये खंड इसके साथ में जुड़ जाता है। प्लाज्मिड में जब किसी फॉरेन पार्टिकल को हम जोड़ देते हैं, डीएनए को जोड़ देते हैं, तो इसके पश्चात बने हुए इस प्लाज्मिड को काइमेरिक डीएनए, काइमेरिक प्लाज्मिड या रिकॉम्बिनेट डीएनए कहते हैं। इस रिकॉम्बिनेट डीएनए को हम किसी परपोषी कोशिका में प्रवेशित करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में E. coli कोशिका है। E. coli कोशिका को हम होस्ट सेल के रूप में यूज कर रहे हैं, तो इस प्लाज्मिड को, जिसके साथ में फॉरेन डीएनए जुड़ा हुआ है, को हम E. coli में प्रवेशित करते हैं। अब ये E. coli कोशिका अपनी प्रकृति के अनुसार ग्रोथ करना प्रारंभ करती है। तो ये एक कोशिका से 2 कोशिका बनाएगी, 2 से 4 कोशिका बनाएगी। जैसे जैसे ये ग्रोथ करता रहेगा, वैसे वैसे प्लाज्मिड की भी कई प्रतिकृतियाँ, कई कॉपीज बनेगी। उस कॉपीज के साथ, उस क्लोनिंग के साथ, प्लाज्मिड के साथ में जुड़े हुए वांछित जीन भी प्रतिकृति करना प्रारंभ करता है। किसके साथ में? प्लाज्मिड के साथ में। तो जितनी बार प्लाज्मिड रेप्लिकेट होगा, उतनी ही बार, उतनी ही संख्या में वांछित जीन की भी कॉपीज प्राप्त होती रहती है। तो इस प्रकार से प्लाज्मिड एक सामान्य प्रक्रिया के द्वारा किसी वांछित जीन को अपने अंदर समाकलित करके वो परपोषी कोशिका में पहुंचता है और परपोषी कोशिका की ग्रोथ के साथ साथ अपनी और फॉरेन डीएनए की कॉपी को निर्मित करता है। अलग अलग जीवाणु पाए जाने वाले प्लाज्मिड वेक्टर अलग अलग प्रकार के हैं। तो ये कुल कितने प्रकार के वेक्टर हो सकते हैं, ये इसके डिपेंड करेगा इसकी प्रकृति के कार्य के आधार पर। पहला प्रकार देखते हैं, वो कहलाता है कॉन्जुगेटिव ट्रांसमिसिबल वेक्टर। इस प्रकार का डीएनए वेक्टर कॉन्जुगेशन के माध्यम से एक कोशिका से दूसरी कोशिका में तीव्रता से ट्रांसफर होता रहता है। कॉन्जुगेशन बैक्टीरिया में पाई जाने वाली एक लैंगिक पुनर्योजन की प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत एक बैक्टीरिया, जैसे फॉर एग्जांपल ये बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से एक कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा जुड़ता है। अब ए बैक्टीरिया से डीएनए खंड बी बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर होता है, ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया होती है। इसके फलस्वरूप प्रोसेस फास्ट होती रहती है, जिसके कारण कुछ समय में या अल्प समय में अधिकांश कोशिकाओं में वांछित डीएनए प्रवेशित हो जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे F प्लाज्मिड है, R प्लाज्मिड है और कोल प्लाज्मिड है। दूसरे वो वेक्टर होते हैं, वो प्लाज्मिड होते हैं जो नॉन कॉन्जुगेटिव वेक्टर्स कहलाते हैं। इसमें कॉन्जुगेशन का कोई रोल नहीं होता, जैसे कोल प्लाज्मिड और R प्लाज्मिड। कार्य करने की प्रकृति के आधार पर प्लाज्मिड को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है Ti प्लाज्मिड और दूसरा होता है Ri प्लाज्मिड। Ri राइजोजिनस इंड्यूसर प्लाज्मिड कहलाता है और Ti ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड कहलाता है। Ti प्लाज्मिड मुख्य रूप से एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंस, जो कि एक प्रकार का बैक्टीरिया है,
के द्वारा प्राप्त किया जाता है, जबकि आरआई प्लाज्मिड है वो एक्टोबैक्टीरियम राइजोजिनस के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये दोनों ही प्रकार के बैक्टीरिया एंजियोस्पर्म के डाइकोटिलेडोनस प्लांट में संक्रमण करके टीआई प्लाज्मिड है तो ट्यूमर का निर्माण करता है। जब हम टीआई प्लाज्मिड की बात करें तो इस प्लाज्मिड में भी ये प्लाज्मिड भी एक सर्कुलर डीएनए युक्त स्ट्रक्चर होती है, जिसमें ऑक्टापिन, नोपालिन, सक्सिनामोपाइन और ल्यूकोपाइन जीन की साइट होती है। इस प्लाज्मिड में 196 जीन पाए जाते हैं जो लगभग 195 प्रोटीन को कोड करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रक्चरल आरएनए स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती। 206 से लगा करके 479 न्यूक्लियोटाइड से निर्मित एक डीएनए घटक होता है, जिसमें जीसी, ग्वानिन और साइटोसिन का कंटेंट होता है वो 56% होता है। इस डीएनए में लगभग 81% कोडिंग जीन्स पाए जाते हैं, जबकि 19% नॉन कोडिंग स्ट्रक्चरल जीन होती है। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इस टीआई प्लाज्मिड में किसी भी प्रकार के स्यूडो जीन्स नहीं देखा जाता है या स्यूडो जीन्स में नहीं पाए जाते हैं। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं वो है ऑक्टापाइन टाइप के टीआई प्लाज्मिड का। इस प्लाज्मिड में क्या क्या स्ट्रक्चर पाई जाती है? एक ओपाइन कैटाबॉलिज्म जीन्स है, कॉन्जुगेटिव ट्रांसफर जीन है। इसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है, तो एक भाग इसका होता है वो राइट टी डीएनए बॉर्डर कहलाती है, दूसरी लेफ्ट डीएनए बॉर्डर कहलाती है। ऑक्सिन प्रोडक्शन जीन पाई जाती है जो कि ऑक्सिन का संश्लेषण करती है, और इसी ऑक्सिन का संश्लेषण होने के कारण परपोषी कोशिका में ट्यूमर का निर्माण होता है। साइटोकाइनिन प्रोडक्शन होती है जो ऑक्सिन के साथ में मिल करके सेल डिवीजन को प्रेरित होती है। ओपाइन सिंथेसिस पाया जाता है, ओंकोजीन्स पाई जाती है, एक विरुलेंस जीन पाई जाती है। तो इस जीन को हम नाम देते हैं ओरिजिन ऑफ जीन को नाम देता है ऑक्टापाइन टाइप का टीआई प्लाज्मिड। इस टीआई प्लाज्मिड अर्थात ट्यूमर इंड्यूस्ड प्लाज्मिड में कौन सी जगह है जिसकी उपस्थिति के कारण किसी परपोषी कोशिका में ट्यूमर का विकास होता है? तो वो कहलाता है टी रीजन। कौन सा कहलाएगा? टी जोन कहलाता है। इस टी जोन में कौन सा है? ओपाइन सिंथेसिस, साइटोकाइनिन प्रोडक्शन जीन्स, ऑक्सिन और ऑन्कोजीन। यदि इस जीन खंड को या टी जोन को हम बाहर निकाल दें और इसके स्थान पर किसी वांछित जीन को जोड़ दें तो इस प्लाज्मिड के द्वारा किसी भी कंडीशन में ट्यूमर का निर्माण नहीं होता, क्योंकि ट्यूमर को उत्पन्न करने वाले जीन खंडों को हम हटा चुके हैं। तो इसको नाम देते हैं टी रीजन, और टी रीजन के स्थान पर नए खंड को जोड़ सकते हैं। इस प्रकार से ये प्लाज्मिड सामान्य प्लाज्मिड की तरह व्यवहार करता है, वह परपोषिकों को संक्रमित करता है, लेकिन इसमें ट्यूमर का निर्माण नहीं होता है। दूसरे प्रकार के होते हैं उसको नाम देते हैं एफ प्लाज्मिड। एफ का मतलब होता है फैक्टर, फर्टिलिटी फैक्टर। ये जिस बैक्टीरिया कोशिका में पाया जाता है उसको एफ प्लस बैक्टीरिया अथवा मेल बैक्टीरिया कहते हैं, और जिसमें अनुपस्थित होता है उसको फीमेल अथवा एफ माइनस बैक्टीरिया कहते हैं। ये कारक या एफ प्लाज्मिड एक दो अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया जैसे प्लस बैक्टीरिया और माइनस बैक्टीरिया के बीच में कॉन्जुगेशन कॉन्जुगेशन ट्यूब्स का निर्माण होता है, जिसको हम मैटिंग ब्रिज के नाम से कहते हैं। इसी नलिका से होते हुए एफ प्लाज्मिड की एक कॉपी एफ प्लस से एफ माइनस बैक्टीरिया के अंतर्गत ट्रांसफर हो जाती है, जिसके फलस्वरूप सेकेंड बैक्टीरिया जिसको एफ माइनस बैक्टीरिया कहते हैं वो एफ कारक की उपस्थिति के कारण एफ प्लस के रूप में जाना जाता है। एफ प्लस का मतलब होता है फर्टिलिटी कारक या एफ प्लाज्मिड की उपस्थिति, और एफ माइनस का मतलब होता है कि इसमें एफ कारक अनुपस्थित होता है। तो सेकेंड प्रकार के प्लाज्मिड है वो फर्टिलिटी फैक्टर युक्त प्लाज्मिड या एफ प्लाज्मिड कहलाता है। तीसरे प्रकार के जो प्लाज्मिड है वो कहलाते हैं आर प्लाज्मिड। इस प्रकार की बैक्टीरियल कई प्रकार की बैक्टीरियल सेल्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं। इन प्लाज्मिड में आर प्लाज्मिड में एक विशेष प्रकार के रेसिस्टेंट क्षेत्र पाया जाता है। ये रेसिस्टेंट होते हैं जैसे एंटीबायोटिक के प्रति, मेटल के प्रति,
अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के प्रति और बैक्टीरियोफेज के प्रति, इतने सारे घटकों के प्रति आर प्लाज्मिड रेसिस्टेंट होता है। तो ये प्लाज्मिड आसानी से, जिसको हम आर फैक्टर कहते हैं, आर प्लाज्मिड कहते हैं, एक बैक्टीरिया से दूसरी बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो जाता है और ट्रांसफ़र होकर के सेकेंड बैक्टीरिया को भी उस पर्टिकुलर एजेंट के प्रति रेसिस्टेंट या प्रतिरोधकता प्रदान करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में यदि बात करें अपन, तो आर एफ फर्स्ट प्लाज्मिड होता है, उसके अंतर्गत एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन और कैनामाइसिन के प्रति प्रतिरोधी जीन पाई जाती है और ये सामान्य तौर पर स्यूडोमोनास प्रजातियों के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन जब ये आर प्लाज्मिड इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर होता है तो उसके अंतर्गत भी इस प्रकार की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। यानी जो इकोलाई बैक्टीरिया कैनामाइसिन के प्रति प्रतिरोधी नहीं था, आर प्लाज्मिड की प्रेजेंस के कारण वो बैक्टीरिया भी कैनामाइसिन के प्रति प्रतिरोधकता प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार के बैक्टीरिया को क्या नाम देते हैं? रेसिस्टेंट बैक्टीरिया, जो किसी विशेष एंटीबायोटिक प्रति जीवाणु कोशिका को प्रतिरोधकता प्रदान करता है। एक और प्रकार की बैक्टीरिया होता है जिसको हम नाम देते हैं डिग्रेडेटिव बैक्टीरिया या अपघटक बैक्टीरिया। इस प्रकार के बैक्टीरिया मुख्य रूप से स्यूडोमोनास पिट्यूडा से प्राप्त किए जाते हैं। नाम सुना होगा आपने, स्यूडोमोनास पिट्यूडा। ये वही बैक्टीरिया है जो समुद्र की सतह पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के तेलीय पदार्थों को अपघटित करता है। तो समुद्री सतह से तेलीय या जलीय सतह से तेल को समाप्त करने के लिए स्यूडोमोनास पिट्यूडा को यूज किया जाता है। तो इस बैक्टीरिया में पाए जाने वाले ये गुण मुख्य रूप से प्लाज्मिड के कारण होता है। इस प्लाज्मिड को नाम देते हैं अपघटक प्लाज्मिड या डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड में उपस्थित जीन्स के कारण ये विभिन्न प्रकार के जीनोबायोटिक कंपाउंड को समाप्त करने की कैपेसिटी रखता है। जैसे कौन कौन से जीनोबायोटिक कंपाउंड होगा? 2,4-D है या सैलिसिलिक एसिड है। 2,4-D आया कहाँ से? 2,4-D एक प्रकार का ऑक्सीजन है जिसको हम खरपतवार नाशक के रूप में यूज करते हैं। जब एक बार किसी पादप पर इसको यूज कर दिया जाता है या खेत में यूज कर दिया जाता है तो उसके पश्चात वो उन पर्ण के साथ जमीन पे आ जाता है अथवा जल, बरसात के जल के साथ में जल के अंदर मिल जाता है और मिला हुआ ये 2,4-D धीरे धीरे जल धाराओं के साथ में बहता हुआ जलाशय में पहुंचता है। जलाशय में 2,4-D की मात्रा अधिक होने पर या इसकी मात्रा निश्चित निर्धारित क्षमता से अधिक होने पर ये उस जलीय आवास के लिए हानिकारक होता है। इसलिए उस 2,4-D और सैलिसिलिक एसिड को समाप्त करना जरूरी होता है। तो जरूरी समाप्त करने के लिए हम स्यूडोमोनास पिट्यूडा जैसे बैक्टीरिया को यूज कर सकते हैं। इसमें कुल 3 प्रकार के प्लाज्मिड देखने को मिलते हैं। कैम्प प्लाज्मिड जो कैम्फर को डिग्रेड करता है, जाइलिन को डिग्रेड करने वाला XYL प्लाज्मिड और नेप्थेलिन को डिग्रेड करने वाला NaH प्लाज्मिड। इन सभी को हम एक समूह के रूप में रखते हैं, उसको नाम देते हैं डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड। तो इस प्लाज्मिड को भी हम यूज कर सकते हैं किसके रूप में? वेक्टर के रूप में। आज के इस टॉपिक में हमने सिंपल से वेक्टर्स अथवा प्लाज्मिड के बारे में डिस्कस किया है। थैंक यू, नमस्कार।